गुड मॉर्निंग साथियों, राम राम खम्मा घनी और इंडिया के सबसे बड़े एजुकेशनल प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। और मैं हूं आपका दोस्त नरेंद्र चौधरी। हाँ जी, और आज शनिवार है और जैसा मेरा वादा था आप लोगों से कि हर शनिवार को हम चर्चा करेंगे जिला दर्शन की। और आज उस जिले की बात कर रहे हैं। थंबनेल में भी आप लोगों ने देख लिया होगा कि आज किसकी बात कर रहे हैं। हाँ जी, आज हम बात कर रहे हैं उस शेखावाटी की, उस धरा की जहां पर हर माँ चाहती कि उसका बेटा देश की सेवा के लिए सेना में जाए, तो वहां हर बाप चाहता है कि उसका बेटा देश की सेवा के लिए सिविल सेवा में जाए। हम उसी शेखावाटी की धरा की बात कर रहे हैं जिसे शेखावाटी का सिरमौर कहा जाता है, जहां पर जिसे शहीदों की भूमि कहा जाता है, जिसे सैनिकों की भूमि कहा जाता है और जो शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी है, उसी जिले की हम लोग चर्चा कर रहे हैं। और हम बात करेंगे आज झुंझुनू की। किसकी बात करेंगे मेरे दोस्तों? झुंझुनू की हम लोग चर्चा करेंगे। झुंझुनू की यात्रा पे निकलेंगे। झुंझुनू के ऐतिहासिक स्थल कौन से थे उनकी चर्चा करेंगे। झुंझुनू के प्रमुख व्यक्ति विशेष कौन है हम लोग उनकी चर्चा करेंगे। और उसके बाद झुंझुनू से जुड़े हुए करंट अफेयर्स और महत्वपूर्ण जो तथ्य हैं उन सब की चर्चा करेंगे मेरे दोस्तों। हाँ जी, अब देखो शुरुआत करते हैं यहां से। सबसे पहले अपन बात करें यहां से, यदि हम पहले चीज सबसे पहले यदि हम झुंझुनू के यदि हम झुंझुनू के इतिहास की बात करें, यदि हम बात करें यहां से इतिहास कि झुंझुनू आया कहां से, इसका वर्तमान स्वरूप कहां से आया और बाद में इसकी घटनाओं की चर्चा करेंगे, तो सबसे पहले इसके इतिहास की बात करें। सर आया कहां से? तो ये जो चूरू सीकर और झुंझुनू का जो क्षेत्र आता है, चूरू सीकर और झुंझुनू का जो क्षेत्र आता है, इसे कहा जाता है शेखावाटी। इसका मतलब कहें एक तो ये कि ये जो झुंझुनू है ये शेखावाटी क्षेत्र का हिस्सा है। और इस शेखावाटी क्षेत्र की बात करें तो पहले जो है ये जयपुर रियासत के मध्य आता था, या कहें कि जयपुर जो रियासत है इस जयपुर रियासत के अधीन आता था। और इसी जयपुर रियासत के एक राजा थे जिसका नाम था राव शेखा। जयपुर रियासत के ही एक राजा थे जिसका नाम था राव शेखा। यह कहें कि जयपुर जो रियासत है यहां पर कछावा वंश का शासन हुआ करता था और उसी कछावा वंश का एक शासक था जिसका नाम था राव शेखा। इस राव शेखा के द्वारा शासन की एक नई शाखा चलाई गई। शासन की एक नई शाखा चलाई गई और वो जो शाखा है वो इस क्षेत्र विशेष में चलाई गई थी, सीकर, चूरू और झुंझुनू क्षेत्र में। इसलिए इसका नाम पड़ा था शेखावाटी। और याद रखना, राव शेखा के द्वारा शासन की जो नई व्यवस्था चलाई गई थी या शाखा चलाई गई थी उसे नाम दिया गया था शेखावत, या कहें कि इस क्षेत्र में शेखावतों का शासन हुआ करता था। ये था शेखावाटी। अगली चीज देखो, यहां से एक और याद रखना, राव शेखा की जो छत्रियां हैं वो भी यहीं पर झुंझुनू में ही स्थित हैं। झुंझुनू में एक गांव है जिसका नाम है परशुरामपुरा, जहां से वर्तमान विधायक आते हैं। वर्तमान राजकुमार शर्मा जी जो विधायक है उनका मूल गांव है परशुरामपुरा। वहां पर राव शेखा की छत्रियां भी बनी हुई है। तो कहें कि इतिहास की दृष्टि से बात करें तो यह शेखावाटी क्षेत्र के अधीन आता था और जयपुर रियासत के अधीन आता था। और जयपुर रियासत के जो कछावा वंश है वहां के एक शासक थे राव शेखा। उस राव शेखा के द्वारा इस क्षेत्र विशेष में शासन प्रारंभ किया, तो इसलिए क्षेत्र कहलाया शेखावाटी। और यहीं पर सीकर, चूरू और झुंझुनू को मिलाकर कहा जाता है शेखावाटी कहा जाता है। ये तो यहां से आ जाता है इसका थोड़ा सा इतिहास। उसके बाद यहां से आता है कि सर इस झुंझुनू की स्थापना किसके द्वारा की गई। हाँ जी, ये तो शेखावाटी की बात आती है, लेकिन इस झुंझुनू की स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना को लेकर के और इसके नामांकन को लेकर के बहुत सारे मतभेद आते हैं। अलग अलग इतिहासकारों ने अलग अलग विचार दिए हैं, लेकिन कुछ चीजें जो आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखनी वो क्या आती हैं कि इस झुंझुनू की जो स्थापना की गई है ये स्थापना की गई थी यहां पर मोहम्मद खां कामख्यानी के द्वारा। मोहम्मद खां कामख्यानी जो थे इनके द्वारा झुंझुनू की स्थापना की गई थी। और ये कहा जाता है कि लगभग 1730 तक इस झुंझुनू के ऊपर जो कायम खानी जो मुसलमान थे इनका शासन हुआ करता था, ऐसा कहा जाता है। लेकिन यह भी कहा जाता है इसकी स्थापना को लेकर के या इसके नामांकन को लेकर के कहा जाता है कि जो झुंझुनू है शहर की बात करें, इस झुंझुनू की जो स्थापना की गई है ये झुंझा जाट, एक नाम आता है जिसका नाम है झुंझा जाट, या नाम आता है झुंझार सिंह नेहरा, या नाम आता है
झुंझार सिंह नेहरा। इस झुंझार सिंह नेहरा जो जाट संप्रदाय से संबंध रखता था, इस जाट संप्रदाय से संबंध रखने वाले व्यक्ति के द्वारा झुंझुनू की स्थापना की गई थी और इसीलिए इसका नाम पड़ता है झुंझुनू। तो यहां से बहुत सारी चीजें आती हैं, कोई प्रत्यक्ष कोई अच्छा प्रमाण नहीं है, लेकिन यदि बात करें पुराने इतिहासकारों की तो उन्होंने कहा कि 17वीं शताब्दी में, किसी ने कहा 13वीं शताब्दी में भी झुंझुनू का उल्लेख मिलता है। लेकिन इसको आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना, सेकंड ग्रेड में पूछा हुआ है कि झुंझुनू की स्थापना किसके द्वारा की गई, तो मोहम्मद खां कायमखानी के द्वारा। और इसका नामांकन जो है ये झुंझार सिंह नेहरा जो जाट संप्रदाय से थे उनके द्वारा इनका नामांकन पड़ा। तो ये इनका कुछ इतिहास था जो कि शेखावाटी और जयपुर रियासत के नाम से आता है। उसके बाद देखो थोड़ा सा आगे बढ़ें। अब यदि हम इस झुंझुनू की वर्तमान स्थिति की बात करें, इस झुंझुनू की वर्तमान समय की बात करें, तो वर्तमान समय में यदि हम बात करें, सबसे पहले आता है इसके उपनाम की बात करते हैं कि सर इस झुंझुनू को कहा क्या जाता है। हाँ जी, झुंझुनू को क्या कहा जाता है, इसके उपनाम क्या है। तो सबसे पहली चीज तो हम बात करें, इसे कहा जाता है शेखावाटी का सिरमौर। शेखावाटी का सिरमौर के नाम से जाना जाता है झुंझुनू को। हाँ जी, शेखावाटी में 3 एरिया आते हैं, झुंझुनू, सीकर और चूरू। उनमें सिरमौर किसे कहा जाता है, झुंझुनू को कहा जाता है। एक और हम बात करें, इसको जो राजस्थान में जो मरुस्थल है, राजस्थान में जो मरुस्थल है, इस राजस्थान के मरुस्थल का सिंह द्वार कहा जाता है। जैसे राजस्थान में मरुस्थल का प्रवेश द्वार कहा जाता है जोधपुर को, उसी प्रकार से झुंझुनू को कहा जाता है मरुस्थल का सिंह द्वार कहा जाता है। और राजस्थान के सिंह द्वार की बात करें तो वो कहा जाता है अलवर को, तो इसे मरुस्थल का सिंह द्वार कहा जाता है। एक इसे कहा जाता है ओपन एयर आर्ट गैलरी कहते हैं, ओपन एयर आर्ट गैलरी कहा जाता है। सर ऐसा क्यों, तो याद रखना ये जो झुंझुनू है, मंडावा, नवलगढ़, यहाँ पर हवेलियां हैं और वो जो हवेलियां हैं वो भित्ति चित्रण के लिए प्रसिद्ध। हाँ जी, भित्ति चित्रण का मतलब है कि दीवारों पर वहां पर चित्रकारिता की गई है और वो एकदम खुली है, एयर में है, हवा में है, या कहें आसमान के अंदर है, इसलिए इस झुंझुनू को कहा जाता है ओपन एयर आर्ट गैलरी के नाम से जाना जाता है। और याद रखना मेरे दोस्तों, यहां से ओपन एयर आर्ट गैलरी की बात करें, ओपन एयर आर्ट गैलरी की बात करें तो यहां पर जिस कला के माध्यम से जो भित्ति चित्रण किया गया है उसका नाम है आला गीला, उसका नाम है आला गीला। आला गीला का मतलब है जो चूना पत्थर की जो गीली दीवारें होती थी उनके ऊपर जो भित्ति चित्रण किया जाता था उस कला को कहा जाता था आला गीला कला। और ये कहाँ की प्रसिद्ध है, इस शेखावाटी क्षेत्र की प्रसिद्ध है। एग्जाम में कई बार पूछा जाता है आला गीला क्या था, ये चीजें आ जाती हैं यहां से। उसके बाद में यदि हम वर्तमान की और बात करें तो वर्तमान में इसकी भौगोलिक और इसकी प्रशासनिक व्यवस्था की बात करें, वर्तमान में इसके भौगोलिक और प्रशासनिक व्यवस्था की बात करें तो सबसे पहले संभाग की बात करें, इसका संभाग आता है जयपुर, ये जयपुर संभाग के अंदर आता है। और यहां से जिले के रूप में बात करें कि इसके जिले का निर्माण कब हुआ, तो 1 नवंबर 1956 को इसे प्रशासनिक रूप से जिले का दर्जा दिया गया था जब राजस्थान का एकीकरण हुआ था, याद रखना। और यहां पर इसके जो झुंझुनू के परिवहन कोड की बात करें, झुंझुनू का जो परिवहन कोड आता है ये आता है RJ18, झुंझुनू का परिवहन कोड है मेरे दोस्तों। एक यदि हम यहाँ पर तहसीलों की बात करें तो झुंझुनू में तहसीलों की संख्या आती है 8, झुंझुनू में 8 तहसीलें आती हैं। सूरजगढ़ है, बुहाना है, खेतड़ी, उदयपुरवाटी, नवलगढ़, मलसीसर, झुंझुनू और चिड़ावा। हाँ जी, जयपुर संभाग के अंदर आता है, 8 तहसीलों वाला जिला है और इसका परिवहन कोड आता है RJ18। अब ये तो हो गई इसकी वर्तमान स्थिति। अब यदि हम बात करें इस झुंझुनू की भौगोलिक स्थिति की बात करें, ये बड़ा इंपॉर्टेंट आता है और यहां से एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सारे क्वेश्चन निकलते हैं मेरे दोस्तों। अब यदि हम झुंझुनू की बात करें, इसकी भौगोलिक स्थिति क्या है, तो देखो यहां से झुंझुनू की भौगोलिक स्थिति की बात करें तो इसकी सीमा जो है, सबसे पहली चीज आती है सीमा की बात करें तो इसकी सीमा 2 जिले और 1 राज्य के साथ लगती है। हाँ जी, 2 जिलों की बात करें तो झुंझुनू की सीमा जो है
एक तो लगती है चूरू और एक लगती है झुंझुनू के साथ लगती है। और राज्य की बात करें, चूरू और सीकर, चूरू और सीकर के साथ सीमा लगती है। और राज्य की बात करें तो वो राज्य आ जाता है हरियाणा। ये कहें कि हरियाणा का सीमावर्ती जिला है और इसकी सीमा चूरू और सीकर के साथ लगती है और हरियाणा के साथ भी इसकी सीमा लगती है मेरे दोस्तों यहां से। हाँ जी, अब इसके अलावा और हम बात करें यहां से, एक ये जो झुंझुनू है, इस झुंझुनू के साथ हमें इस झुंझुनू की यदि धरातलीय बनावट की बात करें तो हमें दो प्रकार की भौतिक प्रदेश दिखाई देते हैं। पहला जो है ये जो उदयपुर वाटी और खेतड़ी का जो क्षेत्र आता है, इस उदयपुर वाटी खेतड़ी के क्षेत्र की बात करें, यहां पर पाई जाती हैं अरावली की पहाड़ियां। हाँ जी, यहां पर ये जो हिस्सा आता है ये अरावली की पहाड़ियों का हिस्सा है। और इस अरावली की पहाड़ियों के पश्चिम की बात करें, इसके ये जो पश्चिम का भाग आता है, यदि हम इसके पश्चिम की बात करें तो ये आ जाता है पश्चिमी मरुस्थल का हिस्सा। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि झुंझुनू ये राजस्थान के अरावली पर्वतमाला प्रदेश का हिस्सा भी है, तो पश्चिमी मरुस्थल ये भाग का हिस्सा भी आता है मेरे दोस्तों यहां से। तो ये चीजें आ जाती हैं भौगोलिक दृष्टि से। उसके बाद यदि हम यहां पर बात करें नदी की, कि इस झुंझुनू के अंदर नदी कौन सी आती है, तो यहां पर दो प्रमुख नदियां हैं। एक तो आती है काटली नदी और एक नदी आती है बसई की नदी। एक आती है बसई की नदी और एक आती है काटली नदी। यहां पर हम ये भी कह सकते हैं कि ये जो बसई की नदी है इसे नाला भी कहा जा सकता है। अब देखो, काटली नदी की बात करें, सबसे पहले किसकी बात करें, काटली नदी की। ये जो काटली नदी है ये इस झुंझुनू को दो भागों में बांटती है, दो भागों में विभाजित करती है। हाँ जी, ये जो काटली नदी है ये इस झुंझुनू को दो भागों में बांटती है। ये कहां से, इस उदयपुर वाटी झुंझुनू इधर से होती हुई और उसके बाद में ये चूरू की सीमा पर चली जाती है। कहें कि झुंझुनू को दो भागों में बांटती है काटली नदी। काटली नदी झुंझुनू को दो भागों में बांटती है। और इसी काट नदी की बात करें तो इसी काट नदी के किनारे पर खेतड़ी के अंदर, इसी काट नदी के किनारे पर खेतड़ी के अंदर एक सभ्यता भी मिली है जिसका नाम है सुनारी सभ्यता, जिसका नाम है सुनारी सभ्यता। तो याद रखना, काट नदी की बात करें ये झुंझुनू को दो बराबर भागों में बांटती है। और इसी काट नदी की बात करें तो काटली नदी के किनारे पर एक सभ्यता भी मिली है जिसका नाम आता है सुनारी सभ्यता। हाँ जी, और एक आती है बसई नदी। ये जो झुंझुनू है इसकी हरियाणा की सीमा पर खेतड़ी के अंदर यहाँ पर एक गांव आता है जिसका नाम है बसई। और यहाँ पर वर्षाकालीन एक नाला बहता है, उस वर्षाकालीन नाले को कह दें या उसको नदी के रूप में कह सकते हैं, वहां पर नदी आती है बसई। तो मुख्य जो नदी आती है वो आती है काटली नदी। ये जो काट नदी है झुंझुनू को दो भागों में बांटती है। नदी के किनारे पर सुनारी सभ्यता है। एक चीज और याद रखना, अब ये जो काटली नदी है इसको काटली भी कहते हैं, इसको कातली भी कहते हैं, ये स्थानीय नाम है। इन स्थानियों के नामों में फंसने की आवश्यकता नहीं है सर, काटली है या कातली, इसे कातली भी कहा जाता है और काटली भी कहते हैं भाई। अब देखो यहां से एक यहां पर इसकी बात करें, जो काटली नदी है इस नदी के द्वारा इस झुंझुनू के अंदर मैदानी भाग का निर्माण होता है। और यहां पर जो मैदानी भाग बनता है, इस मैदानी भाग की बात करें, काट नदी के सापेक्ष जो मैदानी भाग बनता है उसे कहा जाता है बीड़, उसे कहते हैं बीड़। हाँ जी, यहाँ पर उबड़ खाबड़ जो मैदानी भाग है काट नदी का उसे क्या कहा जाता है, बीड़ कहा जाता है। और ऐसा ही फेमस जो बीड़ है, ये फेमस बीड़ है झुंझुनू का। और इस झुंझुनू बीड़ की बात करें तो यहाँ पर राज्य का पहला मयूर अभ्यारण्य स्थापित किया गया है, कि राजस्थान का पहला जो मयूर अभ्यारण्य है वो कहां पर है, झुंझुनू बीड़ के अंदर है। इसी झुंझुनू के अंदर है पहला मयूर अभ्यारण्य जो काटली के किनारों पर स्थित आता है। इसके अलावा यहां से यदि हम और इसकी भौगोलिक स्थिति की बात करें तो यहां पर यदि हम बात करें मिट्टी की बात करें कि इस झुंझुनू के अंदर मिट्टी कैसी पाई जाती है, तो यहां मिट्टी पाई जाती है लाल बलुई मिट्टी। यहां पर मिट्टी की बात करें तो यहां पर मिट्टी पाई जाती है लाल बलुई मिट्टी पाई जाती है। मेरे दोस्तों याद रखना, लाल बलुई मिट्टी पाई जाती है। एक यदि हम बात करें यहां पर फसलों की, यहां पर फसलें कौन सी बोई जाती हैं, तो इन फसलों की याद रखना,
इस झुंझुनू के अंदर खरीफ की फसलों का भी उत्पादन किया जाता है। यहाँ पर खरीफ की फसलें भी हैं और यहाँ पर रबी जो है, इस रबी की फसलों का भी उत्पादन किया जाता है। लेकिन रबी की जो फसलें हैं ये पूर्णतः सिंचाई पर आधारित हैं। सामान्यतः यहाँ पर खरीफ की फसलों का उत्पादन होता है, बाजरा है, मूंग है, मोठ है, उड़द है, ग्वार है। लेकिन यहाँ पर वो क्षेत्र जहां पर सिंचाई की व्यवस्था है इस झुंझुनू के अंदर, वहां पर रबी की फसलों का भी उत्पादन किया जाता है। सरसों है, गेहूं है, चना है, इनका भी यहाँ पर उत्पादन किया जाता है। कोट बांध, शरारती बच्चा कह रहा है सर काठ नदी पर कौन सा बांध है? ऊपर उदयपुर वाटी में कोट बांध है भाई। कौन सा बांध है? कोट बांध है। हाँ जी। अब देखो तो यहां पर खरीफ की फसलों का भी उत्पादन किया जाता है। ये चीजें आ जाती हैं यहां से। एक यदि हम बात करें झुंझुनू की अर्थव्यवस्था की बात करें, झुंझुनू की अर्थव्यवस्था, तो यहाँ की जो अर्थव्यवस्था है ये कृषि आधारित भी है और सेवा आधारित भी है। और यहाँ पर उद्योगों की भी नाम आता है। ये कहें कि राजस्थान, इस झुंझुनू की अर्थव्यवस्था की बात करें तो ये कृषि आधारित भी है, ये सेवा आधारित भी है और औद्योगिक इकाइयों पर भी आधारित है। सर ऐसा कैसे? तो यहाँ पर अधिकांश जो लोग हैं वो कृषि कार्यों में भी संलग्न है। लेकिन यहाँ के हर घर में आप जाके देखोगे तो हर घर में एक सैनिक आपको मिल जाएगा या सिविल सेवाओं से जुड़ा हुआ व्यक्ति यहाँ से मिल जाएगा। तो ये कहें यहाँ से कि यहाँ के जो लोग हैं वो सेवा क्षेत्र में भी हैं। और यहाँ के उद्योगों की बात करें तो यहाँ पर हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड जैसा बड़ा उद्योग है, तो यहाँ पर लघु उद्योग भी है। तो इसका मतलब हुआ कि यहाँ पर कृषि, सेवा एवं उद्योगों से संबंधित यहाँ पर तीनों प्रकार की अर्थव्यवस्था पाई जाती है। ये चीजें यहाँ से आती हैं। उसके बाद देखो यहाँ से अगली चीज हम बात करें। अब यदि हम बात करें यहाँ से इस उद्योग को समझना, तो यहाँ पर सामान्यतः लघु उद्योग हैं, सामान्यतः यहाँ पर लघु उद्योग हैं। इसके अलावा एक हम बात करें, यहाँ पर है हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड। एक यहाँ पर है हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, ये एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड है और इस हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड की बात करें, इसकी स्थापना 1967 में अमेरिका के सहयोग से की गई। और कहां पर की गई? तो इसकी स्थापना जो है ये खेतड़ी के अंदर की गई थी मेरे दोस्तों। हाँ जी, ये चीजें आ जाती हैं। अब ये तो हो गई इसके इतिहास की, कहां से आया था, प्रशासनिक दृष्टि से किसको कितने भागों में बांटा गया है और यहाँ की भौगोलिक स्थिति क्या है। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं, अब थोड़े से इसके इंपॉर्टेंट तथ्यों की बात करें। अब देखो यहां से हमने पढ़ा था कि 1730 तक, हमने बात की 1730 तक झुंझुनू की बात करें, यहां पर कायम खानी जो मुसलमान थे इनका शासन व्यवस्था थी। लेकिन 1730 के बाद झुंझुनू के ऊपर जो मराठा और जो पिंडारी थे उनका आक्रमण हुए और उनके द्वारा यहां पर लूटपाट की गई। तो यहां पर बात करें 1730 के बाद यहां पर पिंडारी जो थे, पिंडारी व जो मराठा की बात करें, पिंडारियों की बात की जाती है और मराठों की बात की जाती है कि इनके द्वारा यहां पर आक्रमण किए गए और लूटपाट की गई। इनसे बचने के लिए यहां पर इसी झुंझुनू में एक शेखावाटी ब्रिगेड की स्थापना की गई। ये भी एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है कि शेखावाटी जो ब्रिगेड है इसकी स्थापना कब की गई थी और कहां पर? तो शेखावाटी ब्रिगेड की स्थापना 1835 में हुई थी, जिसका मुख्यालय आता है झुंझुनू। और इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई? तो इसकी स्थापना एक अंग्रेज अधिकारी थे जिसका नाम था मेजर हनी फोस्टर। मेजर हनी फोस्टर जो नाम था, इनके द्वारा यहां पर शेखावाटी ब्रिगेड की स्थापना की गई, जिसका उद्देश्य क्या था? जिसका उद्देश्य था कि इस क्षेत्र में होने वाले जो पिंडारी और मराठी जो आक्रमण है उनसे इस क्षेत्र की रक्षा करना मेरे दोस्तों। तो शेखावाटी ब्रिगेड आ जाती है यहां से 1835 के अंदर। अब हम बात करते हैं यहां से, अब हम बात करते हैं इस झुंझुनू के प्रमुख आर्थिक, धार्मिक व सामाजिक स्थलों की बात करते हैं। सामाजिक स्थल
कि झुंझुनू के प्रमुख आर्थिक, धार्मिक और सामाजिक स्थल कौन कौन से आते हैं, कौन कौन से वो स्थान हैं जो यहाँ पर इसकी धरा को बड़ा और भी निखारते हैं, वो कौन से स्थान हैं जो आपको इस धरा की ओर खींचने को, इस धरा की ओर चले जाने के लिए मजबूर करते हैं, या वो कौन से स्थान हैं जो पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं मेरे दोस्तों, उसी की बात करते हैं। यहाँ पर कौन कौन से स्थान आ जाते हैं। सबसे पहले हम बात करें, एक तो यहां पर आता है सकराय माता का मंदिर, एक तो यहां पर आता है सकराय माता का मंदिर आता है यहां पर। हाँ जी, सकराय माता के मंदिर की बात की जाती है और सकराय माता के मंदिर के बारे में कहा जाता है, सकराय माता के बारे में कहा जाता है कि एक बार यहां पर अकाल पड़ा था, एक बार यहां पर अकाल पड़ा था। उस अकाल के दौरान यहाँ के जो स्थानीय लोग थे उनके अन्न प्रबंधन या उनके भोजन के प्रबंधन के लिए इस सकराय माता के द्वारा फल फूल और सब्जियों का उत्पादन किया गया था। इसलिए वर्तमान में सकराय जो माता है इसे शाकंभरी माता के नाम से भी जाना जाता है। हाँ जी, इसे शाकंभरी माता के नाम से भी जाना जाता है। क्यों जाना जाता है? क्योंकि इनके द्वारा अकाल के दौरान फल फूल और सब्जियों का उत्पादन किया गया था। अब देखो यहां से इसकी बात करें तो यहां से इनका मेला भी लगता है, इनका जो मेला लगता है, और मेले की बात करें तो जो नवरात्रा का समय आता है, नवरात्रों का जो समय होता है, उस समय के दौरान यहां पर मेलों का आयोजन भी किया जाता है। और एक सकराय माता की बात करें या शाकंभरी माता की बात करें तो ये जो है ये खंडेल वालों की कुल देवी है। खंडेल वालों की कुल देवी कौन सी है? सकराय माता या शाकंभरी माता है मेरे दोस्तों। तो ये चीजें यहां से याद रखना, सकराय माता को ही शाकंभरी माता कहा जाता है और ये खंडेल वालों की कुल देवी है। उसके बाद में दूसरा प्रमुख जो स्थान यहां पर आता है, दूसरा प्रमुख धार्मिक स्थान या सामाजिक स्थल की बात करें और वो आ जाता है यहां से शाकंभरी माता का मंदिर उदयपुर वाटी में। हाँ जी, उदयपुर वाटी में है। नाथ संप्रदाय के पुजारी हैं इसके। हाँ जी, नाथ संप्रदाय जो है इस नाथ संप्रदाय के पुजारी हैं सकराय माता के। अब देखो दूसरा आ जाता है यहां पर रानी सती का मंदिर। रानी सती का मंदिर आ जाता है यहां से। याद रखना यहां पर दो मंदिर है सती का, एक तो आता है रानी सती का मंदिर और एक और आता है यहां पर खेमी सती का मंदिर। एक और याद रखना, खेमी सती का जो मंदिर है ये भी झुंझुनू में है और रानी सती का मंदिर भी कहां पर है? झुंझुनू में। और ये दोनों अलग अलग हैं। खेमी सती अलग है और रानी सती अलग है। खेमी सती का मंदिर भी यहीं पर है और रानी सती का मंदिर भी यहीं पर है मेरे दोस्तों। तो रानी सती का मंदिर एक यहां पर आ जाता है। रानी सती के मंदिर की बात करें यहां से तो याद रखना, इस रानी सती के मंदिर की बात करें सर इसके बारे में क्या आता है? तो ये विश्व का सबसे बड़ा सती मंदिर है। विश्व का सबसे बड़ा सती मंदिर की बात करें तो वो आ जाता है रानी सती का मंदिर, जिसे दादी सती भी कहा जाता है। हाँ जी, सती दादी या दादी सती भी कहा जाता है, जिनकी मान्यता बड़ी है यहाँ पर। और जो व्यक्ति झुंझुनू जाता है वो पक्का किसी न किसी रूप में रानी सती के मंदिर में जाने की कोशिश जरूर करता है, उनके आशीर्वाद लेने की कोशिश जरूर करता है। हाँ जी, अब देखो यहाँ से पक्का। हाँ जी, एक बच्चा कह रहा है सर दोनों मंदिरों के बीच लगभग 1 किलोमीटर की दूरी है। हो सकता है इससे ज्यादा भी हो सकता है इसके। हाँ, सेठ मोतीलाल कॉलेज के पास है रानी सती। हाँ जी, सेठ मोतीलाल जो कॉलेज है वहां पर उसके जस्ट ऑपोजिट साइड में ही है रानी सती का मंदिर। हाँ जी, क्या बात है राहुल मेरा जी। दूसरा यहां से बात करें, एक रानी सती जी मंदिर की बात करें, एक आता है कि जो रानी सती जी है ये अगर वालों की कुल देवी है, अगर वालों की कुल देवी है। और एक यहां पर भी हम बात करें मेले का तो यहां पर एक मेले का भी आयोजन होता है। और इस मेले की बात करें तो ये मेला जो है ये लगता है भाद्रपद अमावस्या को। मेला कब लगता है? भाद्रपद अमावस्या को लगता है। लेकिन अब ये वर्तमान में बंद कर दिया गया है। वर्तमान में बंद क्यों कर दिया गया है उसकी भी बात करें तो 1987 में जो राजस्थान राज्य सती अधिनियम आया था, राजस्थान
राज्य सती अधिनियम आया था। इस अधिनियम के तहत इसे बंद कर दिया गया है, इस मेले का आयोजन बंद कर दिया गया। तो याद रखना, यहां पर पहले भाद्रपद अमावस्या को मेला लगता था, लेकिन 1987 जो रानी सती, जो राज्य में राज्य सती आयोग या अधिनियम की बात कर गए, उसकी स्थापना की गई थी और उसके बाद में इस मेले के आयोजन के ऊपर प्रतिबंध लगा दिया गया, क्योंकि सती प्रथा के बारे में कहा गया कि यह सही नहीं है, ऐसा कुछ कहा गया था, ये उनकी समझ थी। और फिर कहा गया कि इसके ऊपर मेले पे क्या लगा दिया गया था, बैन कर दिया गया था। लेकिन यहाँ पर मेला कब लगता था, भाद्रपद अमावस्या को। तो ये दो फेमस स्थान हैं, ये है रानी सती जी का मंदिर यहां से मेरे दोस्तों। उसके बाद देखो, और हम बात करें कि सर और क्या जाता है, एक इसी झुंझुनू में आता है खेतड़ी महल, एक यहीं पर आता है खेतड़ी महल की बात करें। हाँ जी, खेतड़ी महल की बात करें, और इसका जो निर्माण है ये महाराणा भोपाल सिंह के द्वारा हुआ। क्या, खेतड़ी के राजा थे महाराणा भोपाल सिंह, उनके द्वारा झुंझुनू के अंदर अपनी ग्रीष्मकालीन राजधानी के रूप में कहें या ग्रीष्मकाल के दौरान अपने विश्राम के लिए झुंझुनू में एक महल बनाया गया था, और उस महल को कहा जाता है खेतड़ी महल। तो याद रखना है, खेतड़ी महल है कहां पर, झुंझुनू में है। ये भी एग्जाम में आया हुआ है कि खेतड़ी महल कहां पर है, झुंझुनू के अंदर है। निर्माण महाराणा भोपाल सिंह, या कहें कि खेतड़ी के राजा भोपाल सिंह के द्वारा इसका निर्माण किया गया था। एक इसे राजस्थान का दूसरा हवा महल कहा जाता है, या इसे शेखावाटी के हवा महल के नाम से भी जाना जाता है। क्यों जाना जाता है, इसमें झरोखे हैं। जैसे हवा महल की बात करें, हवा महल के तरह इसमें झरोखे हैं। और एक इसके अंदर जो लखनऊ है, लखनऊ के समान भूल भुलैयों की बात की जाती है। भूल भुलैया, कि लखनऊ के समान इसमें भूल भुलैया भी हैं। और मेरे दोस्तों याद रखना, क्वेश्चन बना हुआ है कि ऐसा कौन सा महल है जहां पर लखनऊ के समान भूल भुलैया और हवा महल के जैसी झरोखे हैं। वो महल कौन सा है, तो खेतड़ी महल है, और है कहां पर, झुंझुनू के अंदर है मेरे दोस्तों। यहां से ये चीजें आ जाती हैं, खेतड़ी महल। एक आ जाता है यहां पर लोहारगल तीर्थ, एक आ जाता है यहां पर लोहारगल तीर्थ स्थल की बात करें। हाँ जी, एक प्रमुख स्थान ये भी है, लोहारगल तीर्थ स्थल यहां पर आ जाता है। और लोहारगल तीर्थ स्थल की बात करें, ये उदयपुर वाटी में है। लोहारगल तीर्थ स्थल कहां पर है, तो उदयपुर वाटी के अंदर है। याद रखना, यहां पर एक कुंड भी है जिसका नाम आता है सूर्य कुंड। यहां पर एक कुंड भी है, पवित्र स्थल है सूर्य कुंड, जहां पर स्नान किया जाता है। और ये कहते हैं कि इसकी मान्यता है कि यहां पर स्नान करने पर आपके जो पाप हैं वो कट जाएंगे। तो यहां से ये चीजें आ जाती है। एक और याद रखना, ये जो लोहारगल तीर्थ स्थल है, ये लोहारगल जो तीर्थ स्थल है, ये अपनी 24 कोसी परिक्रमा के लिए फेमस है। हाँ जी, यहां पर श्रावण मास में 24 कोसी परिक्रमा की जाती है, उसके लिए फेमस है। और यहां पर एक कुंड है जिसका नाम है सूर्य कुंड, जो फेमस है यहां पर। तो यहां पर भूल भुलैया भी आते हैं इस खेतड़ी महल में। तो दो चीजें हो गई, खेतड़ी महल और लोहारगल का तीर्थ स्थल की भी बात हम लोगों ने कर ली। और हम चर्चा करें सर और क्या जाता है झुंझुनू के अंदर। हाँ जी, एक आ जाता है यहां पर नरहड़ के पीर, एक आ जाता है यहां पर नरहड़ के पीर की बात की जाती है, नरहड़ के पीर की। हाँ जी, यहां पर नरहड़ के पीर की बात करें तो यहां पर शक्कर बाबा की दरगाह है, यहां पर शक्कर बाबा पीर की दरगाह है। शक्कर बाबा जो पीर हैं उनकी यहां पर दरगाह है नरहड़ के अंदर, शक्कर बाबा पीर की। ये कहते हैं कि यहां पर शक्कर की बरसात होती है, इसलिए नाम क्या पड़ गया, शक्कर बाबा पीर। शक्कर बाबा पीर का नाम आ जाता है। एक और याद रखना, जो शक्कर बाबा जो पीर है, इसे बागड़ का धनी कहा जाता है, इसे बागड़ का धनी कहा जाता है कि इस क्षेत्र का धनी धोरी, यहाँ की स्थानीय भाषा है धनी धोरी अर्थात रखवाला, तो इसे बागड़ का रखवाला या बागड़ का धनी कहा जाता है मेरे दोस्तों। और एक और याद रखना, ये जो दरगाह है, इस दरगाह में 3 दरवाजे आते हैं, इस दरगाह में 3 दरवाजे हैं। यहां पर एक दरवाजे का नाम आता है बुलंद दरवाजा, एक का नाम आता है बुलंद दरवाजा, एक का नाम आता है बसंती दरवाजा या बसंत दरवाजा,
और एक का नाम आता है बगाली दरवाजा। तो यहाँ पर 3 दरवाजे आ जाते हैं मेरे दोस्तों। नरहड़ के पीर बहुत बड़ा फेमस नाम आता है, बहुत बार पूछा जाता है शक्कर बाबा की दरगाह कहां पर है, तो शक्कर बाबा की दरगाह कहां पर है, नरहड़ के पीर में स्थित है मेरे दोस्तों। हाँ जी, और यहां पर कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर उर्स का आयोजन किया जाता है। हाँ जी, यहां पर कृष्ण जो जन्माष्टमी है उसके समय पर यहाँ पर उत्सव का, यहाँ पर इसके मेले का आयोजन किया जाता है। ये कहें कि ये जो नरहड़ बाबा की जो दरगाह है ये यहाँ पर सामाजिक सौहार्द का स्थान है मेरे दोस्तों। अब देखो यहाँ से एक आ जाता है यहाँ पर, और हम बात करें और क्या आ जाता है, तो एक यहाँ पर आता है मनसा माता का मंदिर। एक आता है यहाँ पर मनसा माता का मंदिर, ये भी यहाँ पर प्रमुख धार्मिक स्थल आता है, मनसा माता का मंदिर। और इसकी बात करें ये उदयपुर वाटी में है, उदयपुर वाटी में है। नरहड़ बाबा पीर की जो दरगाह है ये नरहड़ में है। ये कहाँ पर है, नरहड़ में है, जो चिड़ावा के पास पड़ती है, नरहड़ वहां पर है। मनसा माता के मंदिर की बात करें, ये भी मनसा माता का जो मंदिर है ये भी उदयपुर वाटी क्षेत्र में है, पहाड़ी क्षेत्र में स्थित है। और यहाँ पर मेले का आयोजन होता है, और यहाँ पर जो मेला है ये 2 बार लगता है। एक बार तो लगता है चैत्र शुक्ल अष्टमी को, एक बार तो लगता है चैत्र शुक्ल अष्टमी को यहाँ पर मेले का आयोजन होता है, और एक बार यहाँ पर अश्विन शुक्ल अष्टमी को यहां पर मेले का आयोजन किया जाता है। ये चीजें यहां से आ जाती हैं। उसके बाद यदि हम बात करें और क्या आ जाता है, तो एक यहां पर फेमस नाम आता है बावलिया बाबा का मंदिर। हाँ जी, एक आता है बावलिया बाबा का मंदिर, बाबा का मंदिर। और बावलिया बाबा के मंदिर की बात करें तो ये चिड़ावा के अंदर है, यहाँ पर स्थान है फेमस एक चिड़ावा। हाँ जी, चिड़ावा क्षेत्र फेमस है, जहाँ पर लालचंद के पेड़े भी बड़े फेमस होते हैं। तो यहाँ पर हम बात करें, यहाँ पर बावलिया बाबा का मंदिर है। और इस बावलिया बाबा की बात करें तो इसे कहा जाता है शेखावाटी का साई बाबा। बावलिया बाबा की बात करें तो इसे शेखावाटी का साई बाबा कहा जाता है। हाँ जी, शेखावाटी का साई बाबा के नाम से जाना जाता है बावलिया बाबा, जिसका मेला जो है ये कहाँ लगता है, तो चिड़ावा के अंदर इनके मेले का आयोजन किया जाता है। जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं उनको पता है कि इनकी मान्यता कितनी है, इनकी आस्था कितनी है। हाँ जी, बावलिया बाबा। उसके बाद में और हम यहाँ से बात करें सर और क्या जाता है, तो एक यहाँ पर प्रमुख स्थान आता है अजीत सागर बांध। एक यहाँ पर प्रमुख स्थान आता है अजीत सागर बांध। हाँ जी, जो यहाँ पर हम बात करें किसकी, खेतड़ी की बात करें, अजीत सागर बांध जो है ये खेतड़ी के अंदर है। खेतड़ी में गांव पड़ता है जिसका नाम आता है बांसियाल, जिसका नाम आता है बांसियाल आता है। और उस बांसियाल की बात करें वहां पर है अजीत सागर बांध। ये पूरा का पूरा अरावली क्षेत्र का हिस्सा है। यहाँ पर वर्षा के दौरान इस क्षेत्र विशेष में पानी इकट्ठा हो जाता था। इसके लिए यहाँ पर महाराजा अजीत सिंह जो थे खेतड़ी के शासक, उनके द्वारा एक बांध का निर्माण किया गया जिसे कहा गया था अजीत सागर बांध। यदि यहां से आज से 10-15 साल पहले की हम बात करें तो ये जो अजीत सागर बांध है, इस अजीत सागर बांध से इस खेतड़ी का जो क्षेत्र था यहां पर सिंचाई व्यवस्था भी की जाती, या कहें कि इस क्षेत्र में नहरें निकालकर यहां पर सिंचाई की जाती थी। लेकिन वर्तमान समय में वर्षा की मात्रा कम होने की वजह से खेतड़ी जो ये अजीत सागर बांध है इसमें पानी की आवक कम होती है और अब इस क्षेत्र में सिंचाई नहीं की जाती। लेकिन हमें यह याद रखना है कि अजीत सागर बांध कहां पर है, तो खेतड़ी झुंझुनू के अंदर है, जो कि अरावली की गोद में बसा हुआ है, अरावली की गोद में जिसका निर्माण किया गया। हाँ जी, उसकी भी बात करेंगे मेरे दोस्तों। अब देखो अगली हम और चर्चा करें सर यहाँ पर और क्या आ जाता है, तो एक हम बात करते हैं यहाँ पर एक आता है रामेश्वर दास का मंदिर। रामेश्वर दास का मंदिर आता है, रामेश्वर दास का मंदिर। और इस मंदिर की बात करें तो ये खेतड़ी तहसील में गांव आता है जिसका नाम है टिब्बा बसाई। इस टिब्बा बसाई के अंदर है रामेश्वर दास का मंदिर। हाँ जी, इस मंदिर में कहा जाता है कि ये इस मंदिर का आधा भाग जो है ये तो राजस्थान में है और इसका आधा भाग जो है हरियाणा में है, अर्थात राजस्थान और हरियाणा इन दोनों की सीमा पर स्थित बसाई का जो नदी है उस नदी की प्राकृतिक के गोद में बसा हुआ मंदिर है रामेश्वर दास का मंदिर, जो कि पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करता है मेरे दोस्तों। तो यहां से बात करें रामेश्वर दास का मंदिर कहां पर है, टिब्बा बसाई, या हम बात करें कहां पर है,
खेतड़ी में है या कहां पर है, झुंझुनू के अंदर आ जाता है रामेश्वर दास का मंदिर मेरे दोस्तों। तो ये चीजें आ जाती हैं। इसके अलावा और भी चीजें यहां से हम बात करें और भी हम तथ्यों के साथ जोड़कर हम बात करते हैं। उसके बाद अब हम बात करते हैं इस झुंझुनू के प्रमुख व्यक्ति विशेष की बात करें। व्यक्ति विशेष की बात करें तो यहाँ के जो व्यक्ति विशेषों की चर्चा करें तो यहाँ के जो लोग हैं उनका संबंध राजनीति से भी रहा है, तो उनका संबंध जो है वो स्वतंत्रता सेनानी से रहा है, तो उनका संबंध आजाद हिंद फौज से भी रहा है। अर्थात ये कहें कि यहाँ का जो व्यक्ति विशेष है वो कहीं ना कहीं राजनीति, सांस्कृतिक रूप से या देश सेवा के रूप में अपने आप में ओतप्रोत रहा है, या कहें कि यहाँ का जो इतिहास है वो बड़ा गौरवपूर्ण है मेरे दोस्तों। अब देखो यहां से हम बात करें, सबसे पहले हम बात करते हैं पंडित झाबरमल शर्मा की। किसकी बात करें, पंडित झाबरमल शर्मा की बात करें। झाबरमल शर्मा, हाँ जी, पंडित झाबरमल शर्मा का संबंध जो है ये खेतड़ी से आता है और इन्हें कहा जाता है, पंडित झाबरमल शर्मा जी को कहा जाता है राजस्थान पत्रकारिता के विषम पितामह के रूप में जाना जाता है पंडित झाबरमल शर्मा को। और यह भी एग्जाम में पूछा गया हुआ है कि राजस्थान पत्रकारिता के विषम पिता के रूप में किसे जाना जाता है, तो याद रखना पंडित झाबरमल शर्मा, जिनका संबंध कहां पर है, झुंझुनू से जिनका संबंध आता है। एक हम बात करें यहां से, एक व्यक्ति विशेष आता है नरोत्तम लाल जोशी। नरोत्तम लाल जोशी की हम बात करें और नरोत्तम लाल जोशी की बात करें तो ये जो राजस्थान की जो विधानसभा है, राजस्थान विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष की बात करें, उस प्रथम अध्यक्ष का नाम क्या था, नरोत्तम लाल जोशी। तो ये दो प्रमुख व्यक्तित्व आते हैं, तो पंडित झाबरमल शर्मा और एक आ जाते हैं नरोत्तम लाल जोशी, जो कि राजस्थान विधानसभा के पहले अध्यक्ष थे। अब देखो और हम चर्चा करें, यहां से एक आ जाती है मेरे दोस्तों, यहां से एक हम बात करें, एक शख्सियत आ जाती है सुमित्रा सिंह। एक शख्सियत आ जाती है सुमित्रा सिंह, और सुमित्रा सिंह जी की बात करें कि सर इनका क्या इतिहास रहा है, तो याद रखना ये राजस्थान की जो विधानसभा है, राजस्थान की जो विधानसभा है, इस राजस्थान विधानसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष है। प्रथम महिला अध्यक्ष जो हैं वो रही हैं कौन, सुमित्रा सिंह जी, और इनका संबंध भी कहां से आता है, झुंझुनू से आता है। और हम बात करें यहां से, अब ये जो दो व्यक्ति हैं इन्होंने तो पूरे झुंझुनू को अपने आप में प्रदर्शित किया है। ये वो शख्सियत है जिनके नाम से झुंझुनू जाना जाता है, जिनका नाम लेते यहाँ की जो मिट्टी है उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और मेरे दोस्तों याद रखना, इसका ऐसा कोई गांव नहीं होगा जहां पर किसी न किसी शहीद को, आपके शहीद की जो मेलों का आयोजन नहीं होता होगा। और आप भी यदि कभी आपको झुंझुनू में जाने का मौका मिले तो हर गाँव में सुबह 4-5 बजे जो युवा हैं वो गांव के बाहर आ जाते हैं। उनमें एक ही जोश और जज्बा है कि हमें भारतीय सेना में जाना है और देश की रक्षा करना। हर बच्चे को चाहिए, उसके यदि 12th में 12वीं कक्षा का रिजल्ट आया, किसी के 90% भी आए, उसे भी पूछो कि क्या करोगे बेटा आगे जाके, तो वो कहेगा कि मुझे तो आगे जाके सेना में ही जाना है, मुझे तो आगे सेना में ही जाना है। कि यहाँ के लोगों में देशभक्ति का जज्बा जो है वो कूट कूट कर भरा है। और उन्हीं की दो मिसाल हैं ये दो शख्सियत। उनकी बात करें यहां से तो एक तो आ जाते हैं मेजर पेरू सिंह, एक तो आ जाते हैं मेजर पीरू सिंह की बात करें। हाँ जी, मेजर पीरू सिंह की बात करें, इनका संबंध भी झुंझुनू से आता है। और मेजर पीरू सिंह जी की बात करें तो ये जो है राजस्थान के पहले, राजस्थान की बात करें तो राजस्थान के प्रथम परमवीर चक्र विजेता, राजस्थान के प्रथम परमवीर चक्र विजेता हैं ये मेजर पीरू सिंह। इनका संबंध भी कहां से आता है, झुंझुनू से आता है। एक हम बात करें, एक आ जाते हैं मेजर शैतान सिंह, एक आ जाते हैं मेजर शैतान सिंह। हाँ जी, ये भी परमवीर चक्र विजेता हैं और इनका संबंध भी कहां से आता है, झुंझुनू से आता है। तो याद रखना एग्जाम में पूछा जाता है मेजर पीरू सिंह के बारे में और मेजर शैतान सिंह के बारे में। एक और याद रखना, पहले इन दोनों व्यक्तियों का जो इतिहास था, ये राजस्थान की जो माध्यमिक, राजस्थान का जो शिक्षा निदेशालय है, इनके द्वारा यहाँ के पाठ्यक्रम में भी इन दोनों के इतिहास को शामिल किया गया हुआ था मेरे दोस्तों। अब देखो और हम बात करें सर और कौन कौन सी शख्सियत यहां पर आते हैं। यदि हम और यहां पर कुछ शख्सियतों की बात करें तो और भी यहां पर शख्सियत आ जाते हैं। जैसे
एक आ जाती है यहां पर मोहना सिंह का नाम आता है, एक नाम आता है मेरे दोस्तों मोहना सिंह, मोहना सिंह, और एक नाम आ जाता है प्रिया शर्मा। और इन नामों से तो वर्तमान में ऐसा कोई युवा नहीं होगा जो इन नामों से रूबरू नहीं होगा, क्योंकि ये दोनों जो हैं ये भारतीय वायुसेना की फाइटर पायलट हैं। कौन कौन? मोहना सिंह और प्रिया शर्मा, और इन दोनों का संबंध भी झुंझुनू से आता है मेरे दोस्तों। उसके बाद हम और बात करें, यहां से एक आ जाता है, यहां से अपन बात करें मेजर, एक नाम आता है मेजर दयाचंद, मेजर दयाचंद जी, हाँ जी मेजर दयाचंद, उन्होंने भी अपनी देश सेवा के लिए अपना सब कुछ बलिदान कर दिया गया, मेजर दयाचंद। और इनकी बात करें तो ये प्रथम शौर्य चक्र विजेता हैं, प्रथम शौर्य चक्र विजेता, कि राजस्थान के पहले शौर्य चक्र विजेता कौन से आते हैं तो वो आ जाता है मेजर दयाचंद जी। उसके बाद यदि हम और बात करें, यहां से एक आ जाता है घनश्याम दास बिड़ला, घनश्याम दास बिड़ला, हाँ जी एक शख्सियत और आती है घनश्याम दास बिड़ला की बात करें। क्या घनश्याम दास बिड़ला की बात करें, यदि हम बात करें झुंझुनू की, तो ऐसा नहीं कि सैनिकों की धरा है, ये व्यवसायियों की भी धरा है, ये सेठ साहूकारों की धरा भी है। और यहाँ पर घनश्याम दास बिड़ला जैसे सेठ हुए हैं, तो यहाँ पर यह भी कहा जाता है कि जो गोयनका है उसका संबंध बिसाऊ से आता है, जो डालमिया है उनका संबंध भी झुंझुनू से आता है, जो सिंघानिया है उसका संबंध भी झुंझुनू से आता है। और वर्तमान की बात करें तो जो बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं सुशील कुमार मोदी जी, उनका संबंध भी झुंझुनू से आता है मेरे दोस्तों। तो यहाँ पर ऐसा ही नहीं कि यहाँ पर सिर्फ सैनिकों की यह धरा है, ये धरा जो है ये सेठ साहूकारों की धरा है, इस धरा ने भारत के बड़े बड़े बिजनेसमैन भी दिए हैं, और उनमें से एक नाम आता है घनश्याम दास बिड़ला। इनका संबंध भी जो झुंझुनू से आता है, या ये कहें इनका संबंध जो है ये पिलानी से आता है। यदि हम और चर्चा करें यहां से, तो एक नाम आ जाता है यहां से प्रमुख शोदान सिंह धाबाई, शोदान सिंह धाबाई, और एक नाम आता है राम कुमार, शोदान सिंह धाबाई और राम कुमार की बात करें, ये जो हैं इनका संबंध आजाद हिंद फौज से रहा है, इनका संबंध आजाद हिंद फौज से रहा है मेरे दोस्तों। और हम चर्चा करें यहां से, तो एक नाम आ जाता है कमला बेनीवाल, एक नाम आता है कमला बेनीवाल। और कमला बेनीवाल की बात करें तो राजस्थान की प्रथम महिला मंत्री जो बनी थी, प्रथम महिला मंत्री वो कौन बनी? कमला बेनीवाल बनी थी मेरे दोस्तों। एक हम बात करें, एक नाम आता है मेहंदी हसन, ये तो आपने सुना होगा गजल गायक मेहंदी हसन। और मेहंदी हसन की बात करें, इनका संबंध भी कहां से रहा है तो झुंझुनू से रहा है मेहंदी हसन का भी जन्म। अब देखो और हम चर्चा करते हैं यहां से और क्या चीजें आ जाती हैं, इसके अलावा और भी बहुत सारी महत्वपूर्ण चीजें यहां पर आती हैं। जैसे एक इस झुंझुनू में आता है बिड़ला म्यूजियम, एक यहां पर आता है बिड़ला म्यूजियम की बात करें मेरे दोस्तों, हाँ जी। और बिड़ला म्यूजियम जो है ये पिलानी के अंदर है, बिड़ला म्यूजियम की बात करें ये पिलानी के अंदर है। और इस बिड़ला म्यूजियम की बात करें तो ये देश का पहला, ये जो है ये देश का पहला उद्योग और तकनीकी म्यूजियम है, तकनीकी म्यूजियम है, देश का पहला उद्योग और तकनीकी म्यूजियम की बात करें तो वो कौन सा है? बिड़ला म्यूजियम पिलानी में। अब यदि पिलानी की चर्चा चली है तो इस पिलानी से संबंध भी एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आया हुआ है कि बिट्स कहां पर है। बिड़ला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस की बात करें कि बिट्स कहां पर है, तो याद रखना बिट्स भी कहां पर है? पिलानी के अंदर है, बिट्स भी कहां पर है? पिलानी में है। एक हम बात करें इसी पिलानी की बिट्स की बात करें तो यहां पर सौर वाटर हीटर भी है, राजस्थान का पहला सौर वाटर हीटर की बात करें वो भी कहां स्थापित किया गया है? बिट्स के अंदर। राजस्थान का प्रथम सौर वाटर हीटर भी जो है वो बिट्स पिलानी के अंदर स्थापित किया गया है मेरे दोस्तों। उसके अलावा और देखो यहां से एक इसी पिलानी की बात करें तो इसी पिलानी में एक संस्था आती है जिसका नाम आता है सीरी, सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट। और ये कहां पर है? सीरी। इस सीरी की बात करें ये भी पिलानी के अंदर है।
और यहाँ पर ब्रह्मोस मिसाइल का, यहाँ पर ब्रह्मोस जो मिसाइल है, इस ब्रह्मोस मिसाइल का निर्माण किया जाता है। तो एग्जाम में बिट्स भी बहुत बार पूछा गया है, तो यहाँ पर सीरी भी बहुत बार पूछा गया है मेरे दोस्तों यहाँ से। अब देखो इसके अलावा और हम चर्चा करें तो एक इसी झुंझुनू में स्थान आता है जिसका नाम आता है बिसाऊ। एक स्थान आता है बिसाऊ जो चूरू की सीमा पर पड़ता है, बिसाऊ। इस बिसाऊ की बात करें तो याद रखना, एक तो यहां पर राजस्थानी शोध संस्था है, राजस्थानी शोध संस्थान की बात करें, ये बिसाऊ झुंझुनू के अंदर है। और एक और याद रखना, बिसाऊ की बात करें तो यहां पर मूक रामलीला प्रसिद्ध है। ये भी एग्जाम में पूछा हुआ है कि मूक रामलीला कहाँ की फेमस है, तो बिसाऊ झुंझुनू की फेमस है। इसके साथ एक चीज और याद रखना, ये जो मूक रामलीला है, इसके मंचन की बात करें तो इसका मंचन जो है ये दिन के समय किया जाता है। हाँ जी, इसका मंचन जो है ये दिन के समय किया जाता है। ये चीजें यहां से आ जाती हैं। इसके अलावा और देखो, एक हम बात करें, इसी झुंझुनू में एक नगर आता है जिसका नाम है खेतड़ी। इसी झुंझुनू में एक नगर आता है जिसका नाम है खेतड़ी। हाँ जी, खेतड़ी की बात करें इसे कहा जाता है ताम्र नगरी। खेतड़ी की बात करें इसे कहा जाता है ताम्र नगरी, क्योंकि अरावली के क्षेत्र में बसा हुआ, अरावली की गोद में बसा हुआ बड़ा प्यारा सा शहर है खेतड़ी। और यहाँ पर तांबा और लोहे का उत्पादन किया जाता है और यहीं पर हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड जो है उसका संयंत्र है, और इसीलिए कहा जाता है इसे ताम्र नगरी के नाम से जाना जाता है। अब देखो इस खेतड़ी की बात करें तो इस खेतड़ी में दो चार चीजें आपको याद रखनी है जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्तों। एक तो यहां पर गोपीनाथ जी का मंदिर है, यहां पर गोपीनाथ जी का मंदिर है, यहां पर गोपीनाथ जी का मंदिर आ जाता है। एक हम यहां पर बात करें तो एक यहां पर है श्री रामकृष्णन मठ है, यहां पर रामकृष्णन मठ की स्थापना की गई है। और एक याद रखना, यहां पर जो मोतीलाल नेहरू जी थे, मोतीलाल नेहरू जी थे, उनकी प्रारंभिक शिक्षा जो है वो इसी खेतड़ी के अंदर हुई थी मेरे दोस्तों। हाँ जी, और हम बात करें यहां से, एक इनका संबंध जो है वो विवेकानंद जी के साथ भी है, विवेकानंद जी के साथ भी खेतड़ी का संबंध है। और याद रखना, विवेकानंद जी 3 बार खेतड़ी में आए थे, वर्ष 1891, वर्ष 1893 और वर्ष 1897। अर्थात जो विवेकानंद जी जो थे उनको विवेकानंद जो नाम दिया गया था, जो पगड़ी जो नाम दिया गया था, वो खेतड़ी के महाराजा अजीत सिंह की ही देन है। तो यहां पर विवेकानंद जी 3 बार यहां पर खेतड़ी में आए थे। और हम तथ्यों की बात करें झुंझुनू से तो याद रखना, राज्य का पहला 100 किलोवाट का जो सौर ऊर्जा संयंत्र की बात करें वो भी झुंझुनू में एक गांव पड़ता है जिसका नाम आता है गोरीर में स्थापित किया गया था। हाँ जी, राज्य का पहला सौर ऊर्जा 100 किलोवाट का सौर ऊर्जा संयंत्र गोरीर झुंझुनू में लगाया गया था। और इसका जो निर्माण किया गया था, जो लगाया गया था, ये लगाया गया था किसके द्वारा? जयपुर की एक संस्था है जिसको राजस्थान में वर्तमान में मिनी रतन में शामिल कर लिया गया है। तो राज्य का पहला 100 किलोवाट का संयंत्र कहां लगाया गया? गोरीर में। और हम बात करें यहां से, एक यहां का प्रमुख स्थान आता है मंडावा, एक यहां का प्रमुख स्थान आता है मंडावा। मंडावा की बात करें तो ये भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है, भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है, या कहें एक यहां पर फिल्मों की शूटिंग भी की जाती है। बहुत सारी फिल्मों की शूटिंग जो है इसी मंडावा के अंदर की गई है मेरे दोस्तों। इसके अलावा यदि हम और बात करें कि सर और क्या जाता है झुंझुनू में, तो एक अपन बात करें, एक आ जाता है राज्य का पहला निर्मल ग्राम। राज्य का पहला निर्मल ग्राम की बात करें, राज्य का पहला निर्मल ग्राम जो आ जाता है इसका नाम है बख्तारपुरा। बख्तारपुरा ये भी झुंझुनू में है। अपने यहाँ पर एक निर्मल ग्राम योजना की संचालन किया गया था जिसका उद्देश्य था कि ग्रामीण क्षेत्र में गांव की जो गलियां हैं उनमें पानी इकट्ठा नहीं हो, और यदि कोई इन मापदंडों को पूरा कर लेगा उसे निर्मल ग्राम का दर्जा दिया जाएगा। और राज्य का पहला निर्मल गांव कौन सा है? तो वो आता है बख्तारपुरा आता है मेरे दोस्तों। इसके अलावा एक हम बात करें कि राज्य में, एक अपन यहां से बात करें कि राज्य का पहला
राज्य का पहला गर्दभ अभयारण्य कह दें या राज्य का पहला गधा अभयारण्य की बात करें, ये स्थापित किया गया है मंडावा झुंझुनू के अंदर, डुंडलौद में, मंडावा नहीं, डुंडलौद। राज्य का पहला जो गधा अभयारण्य है ये कहाँ स्थापित किया गया है? डुंडलौद के अंदर स्थापित किया गया है। और किसके सहयोग से? तो यूके कहे या यूनाइटेड किंगडम के सहयोग से इसकी स्थापना की गई है। और हम बात करें तो एक आ जाता है यहां पर सोने चांदी की हवेली की बात करें, सोने चांदी की हवेली जो है ये फेमस है कहाँ की? महनसर, एक स्थान है महनसर, इस महनसर की सोने चांदी की हवेली भी फेमस है। ये एग्जाम में आए हुए हैं सबके सब। उसके बाद हम बात करें यहां से, एक यहां पर ईसरदास की हवेली फेमस है, ईसरदास की हवेली फेमस है। और ये ईसरदास की हवेली आती है झुंझुनू के अंदर। हाँ जी, झुंझुनू की बात करें तो यहाँ पर हवेलियां भी बहुत है और ईसरदास की हवेली कहाँ पर आती है? झुंझुनू के अंदर। और देखो और क्या आ जाता है, झुंझुनू की बात करें तो यहाँ पर एक आ जाता है पूर्णमल का मंदिर, एक यहाँ पर आ जाता है भक्त पूर्णमल का मंदिर की भी बात की जाती है। और भक्त पूर्णमल का जो मंदिर है ये नालपुर गांव में स्थित है, खेतरी तहसील का एक गांव है जिसका नाम है नालपुर, वहां पर भक्त पूर्णमल का मंदिर है। और यहाँ पर भी प्रतिवर्ष मेले का आयोजन किया जाता है। एक यहाँ पर आ जाता है पन्ना शाह तालाब भी आता है। और पन्ना शाह तालाब की बात करें तो ये खेतड़ी के अंदर है। एग्जाम में तो ये भी पूछा गया हुआ है एग्जाम में कि पन्ना शाह का तालाब कहां पर है? तो खेतड़ी झुंझुनू के अंदर है। इसके अलावा यदि हम और चर्चा करें कि इस झुंझुनू में और क्या क्या चीजें आ जाती तो याद रखना यहां से। एक हम बात करें तो झुंझुनू जो है ये देश का पहला स्मोक फ्री सिटी है। स्मोक फ्री सिटी की बात करें कि देश का पहला स्मोक फ्री सिटी कौन सा है? झुंझुनू है। और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आंदोलन के तहत एक साथ सबसे ज्यादा शपथ लेने का गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स की बात करें वो भी झुंझुनू के नाम पर है। तो एक साथ धूम्रपान त्यागने के लिए एक साथ सबसे अधिक लोगों के द्वारा शपथ लेने का जो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स है वो भी इसी झुंझुनू के साथ है मेरे दोस्तों। तो यहां से याद रखना स्मोक फ्री सिटी कौन सा आता है? झुंझुनू आता है। इसके अलावा और हम बात करें, एक आ जाती है यहां पर एक पंचायत आती है जिसका नाम है बुडानिया। और इस बुडानिया की बात करें तो यह राज्य की पहली हाईटेक पंचायत है। हाँ जी, राज्य की पहली हाईटेक पंचायत की बात करें वो कौन सी आ जाती है? बुडानिया झुंझुनू के अंदर ही आ जाती है। उसके अलावा और हम बात करें यहां से, एक और याद रखना होहोबा जो है, इस होबा की सर्वाधिक जो खेती है वो भी झुंझुनू में होती है। होहोबा की जो खेती है वो भी झुंझुनू के अंदर सबसे अधिक होती है। एक हम बात करें तो राजस्थान में जो खेल विश्वविद्यालय की बात करें इसकी स्थापना भी कहां की गई है? झुंझुनू के अंदर ही की गई है मेरे दोस्तों। एक और याद रखना, राज्य का दूसरा, एक यहां से अपन बात करें कि राज्य का दूसरा सैनिक स्कूल की बात करें, राज्य का दूसरा सैनिक स्कूल ये भी कहां स्थापित किया गया है? तो झुंझुनू में स्थापित किया गया। राज्य का दूसरा सैनिक स्कूल कहां पर है? झुंझुनू के अंदर है। एक हम बात करें यहां से, एक नाम आता है मास्टर प्यारेलाल और इन्हें कहा जाता है चिड़ावा का गांधी। इनको कहा जाता है चिड़ावा का गांधी कहा जाता है मास्टर प्यारेलाल को। ये भी याद रखना, मास्टर प्यारेलाल जो है मूलतः झुंझुनू के या चिड़ावा के नहीं थे, ये मूलतः तो उत्तर प्रदेश के साथ संबंध रखते थे। और मास्टर प्यारेलाल की बात करें, इनके द्वारा यहाँ पर एक अमर सेवा समिति का भी गठन किया गया। तो ये भी एग्जाम में आया हुआ है। चिड़ावा का गांधी किसे कहा जाता है? मास्टर प्यारेलाल को कहा जाता है, चिड़ावा का गांधी कहा जाता है मेरे दोस्तों। तो ये बहुत सारी चीजें हैं वो इन झुंझुनू के साथ आती है जो अपने आप में इस धरा को अलग ही बनाती है। अब
हम बात करते हैं यहां से, अब हम बात करते हैं इस जो झुंझुनू का जो दर्शन था, इस झुंझुनू के दर्शन के ऊपर इससे पहले हम बात करें एक मोटिवेशनल थीम की भी बात कर लेते हैं जो आपको मोटिवेट करेगा। हाँ जी, एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं झुंझुनू से संबंध में, ऐतिहासिक दृष्टि से आ जाए या सामाजिक दृष्टि से आ जाए या आर्थिक दृष्टि से। अब देखो, असफलता मुझे तब तक नहीं मिल सकती जब तक मेरी सफलता जानने की इच्छा, मेरी सफलता पाने की इच्छा मजबूत है। और हाँ जी, आप लोग भी यदि आपने डिसाइड कर लिया कि आपको सफल होना है, तब तक आपका असफलता कुछ नहीं बिगाड़ सकती। तो आपको भी मोटिवेट होते हुए रहना है। और देखो यहाँ से ये जो राजस्थान की यात्रा है, जिला दर्शन है, यहाँ से बता दूं लगभग हर जिले से एक ऐसा विविध क्वेश्चन आता है, चाहे वो दौसा से आ सकता है, तो वो अलवर से आ सकता है, तो प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, वो जोधपुर या झुंझुनू कहीं से भी आ सकता है मेरे दोस्तों। अब यहाँ से आगे बढ़े, अब इस झुंझुनू की बात करें, यहां से हमने कुछ 5 क्वेश्चनों की बात की है, 5 क्वेश्चन बनाए हूं आप लोगों के लिए और उनका जवाब जो है वो आप लोगों को ही देना है। अब देखो, काटली नदी झुंझुनू की मुख्य नदी है, इसका उद्गम किस जिले में है? काटली नदी जो है ये झुंझुनू की मुख्य नदी है और इसका उद्गम कहां से होता है? इसका उद्गम कहां से होता है? तो याद रखना, इसका उद्गम जो है ये खंडेला की पहाड़ियां सीकर से होता है। इसका उद्गम कहां से होता है? खंडेला की पहाड़ियों से। एक वंदना चौधरी जी कह रहे हैं सर मरुस्थल है तो रेतीली मिट्टी होगी या लाल? लाल बलुई मिट्टी है या लाल रेतीली मिट्टी है? यहाँ की मिट्टी रेतीली है लेकिन उसका रंग कैसा है? लाल। तो लाल बलुई या लाल रेतीली मिट्टी है बेटा। अब देखो, तो काटली नदी का उद्गम कहां से होता है? सीकर से होता है। झुंझुनू को 2 भागों में बांटती है और इसी काटली नदी के किनारे पर 2 सभ्यताएं हैं। एक सीकर में आती है गणेश्वर सभ्यता और झुंझुनू में आती है सुनारी सभ्यता जो ताम्र युगीन सभ्यता के समान है। उसके बाद ये थी काटली नदी। अब इस काटली नदी की बात करें तो पिछले साल वर्ष 2019 में काफी सालों के बाद इस काटली नदी में प्रवाह हुआ था और इस काटली नदी की बात करें, इसके किनारे पर सभ्यता भी मिली है, तो इसके किनारे पर लोहारगढ़ जैसे धार्मिक स्थलों का भी विकास हुआ है। उसके बाद हम बात करें, खेतड़ी झुंझुनू में स्थित हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड को भारत सरकार द्वारा किस देश की सहायता से स्थापित किया गया? हाँ जी, खेतड़ी के अंदर हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड है और इसकी स्थापना केंद्र सरकार के द्वारा की गई थी और स्थापना की गई थी 1967 के अंदर। और 1967 में इसकी स्थापना जो है ये अमेरिका के सहयोग से की गई थी। किसके सहयोग से? अमेरिका के सहयोग से की गई थी मेरे दोस्तों। हाँ जी, खेतड़ी कॉपर कॉम्प्लेक्स की बात करें, याद रखना इस झुंझुनू में तांबे का उत्पादन किया जाता है और तांबे की बात करें तो तांबे का उत्पादन जो है ये खेतड़ी, सिंघाना, कोलिहान, चांदमारी, कोपर जो क्षेत्र आता है यहां से इसका उत्पादन किया जाता है और इसी बेल्ट में लोहे का भी उत्पादन किया जाता है जिसमें सिंघाना से लेकर के डाबला तक की पूरी पट्टी की पट्टी यहां पर आती है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन आता है, शक्करबार शाह जिसे बागड़ का धनी भी कहा जाता है, इसकी मुख्य दरगाह किस स्थान पर है? हाँ जी, बागड़ का धनी शक्कर बाबा शक्कर पीर की जो दरगाह है वो कहां पर है? और बाबा शक्कर पीर की दरगाह की बात करें तो वो कहां पर है? नरहड़ झुंझुनू के अंदर है। कहां पर है? नरहड़ झुंझुनू के अंदर है मेरे दोस्तों। उसके बाद यदि हम बात करें, अगला आ जाता है यहां से, अगला क्वेश्चन है, झुंझुनू जिले का वह स्थान जहां डंकी सेंचुरी यूनाइटेड किंगडम संस्थान द्वारा केवल गधों के लिए अस्पताल बनाया गया है। अपने झुंझुनू में एक गधों के लिए हॉस्पिटल भी है तो एक इनका अभ्यारण्य भी है और ये कहां पर है? डुंडलौद झुंझुनू के अंदर है। कहां? डुंडलौद झुंझुनू के अंदर। अब देखो, ये तो हो गया गधा अभ्यारण्य की बात हो गई या गधर्व अभ्यारण्य की बात करें। इसके अलावा आपको यहां से एक चीज और बता देता हूं, इसी झुंझुनू में एक रिजर्व कंजर्वेटिव क्षेत्र भी है। रिजर्व कंजर्वेशन क्षेत्र भी आ जाता है मेरे दोस्तों और ये आता है बांसियाल के अंदर। हाँ जी, ये जो बांसियाल क्षेत्र है यहाँ पर पूरी की पूरी बनी बोलते हैं, यहाँ पर पूरा का पूरा अरावली क्षेत्र है और इस अरावली क्षेत्र में राजस्थान में एक नया रिजर्व कंजर्वेटिव या नया रिजर्व संरक्षित जो क्षेत्र है उसकी स्थापना की गई है। कहां पर? बांसियाल खेतड़ी के अंदर। तो पूछा जाए कि भाई झुंझुनू के अंदर रिजर्व कंजर्वेटिव क्षेत्र, तो 2 रिजर्व कंजर्वेटिव क्षेत्र आते हैं झुंझुनू में। एक आता है झुंझुनू बीड में और दूसरा रिजर्व कंजर्वेटिव क्षेत्र आता है बांसियाल खेतड़ी के अंदर।
ठीक है। अब देखो अगले हम बात करते हैं यहां से, अगला है राजस्थान विधानसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन है। हाँ जी, राजस्थान विधानसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बनी, और वो बनी थी सुमित्रा सिंह। राजस्थान विधानसभा की पहली अध्यक्ष की बात करें, कौन बनी थी, सुमित्रा सिंह, और इनका संबंध भी शेखावाटी की धरा से है। एक और याद रखना, राजस्थान में पहली मंत्री कौन बनी थी, कमला बेनीवाल। और कमला बेनीवाल की बात करें तो ये राजस्थान की पहली महिला है जो राज्यपाल बनी थी, गुजरात की राज्यपाल बनी थी। तो पहली महिला राजस्थान की जो किसी भी राज्य की राज्यपाल बनी है वो है कमला बेनीवाल। कौन है, कमला बेनीवाल। और नरोत्तम लाल जोशी जी की बात करें, वो राजस्थान विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष थे। तो ये थे आज के 5 क्वेश्चन। और उसके बाद अब हम फटाफट से बात करते हैं, क्विक रिवीजन की बात करते हैं कि वो जो कल 10 क्वेश्चन पढ़े थे उनका रिवीजन, ताकि आपको कल की बातें वापस से याद हो जाए मेरे दोस्तों। अब एक बच्चा कह रहा सर पहली सैनिक स्कूल कहां पर है, तो पहली सैनिक स्कूल जो है वो चित्तौड़गढ़ के अंदर है, और दूसरी सैनिक स्कूल जो है वो है झुंझुनू के अंदर। फर्स्ट ग्रेड में आया हुआ क्वेश्चन है, स्कूल मैनेजमेंट में आया हुआ है, पुलिस कांस्टेबल में क्वेश्चन आए हुए हैं, सेकंड ग्रेड में क्वेश्चन आया हुआ है कि राजस्थान की दूसरी सैनिक स्कूल की स्थापना कहां की जा रही है। करंट जीके के साथ जोड़कर आया हुआ क्वेश्चन है। अब देखो, हाल ही में पिछवाई कला कार्यशाला चर्चा का विषय रहा। पिछवाई कला के संदर्भ में सत्य कथन कौन सा है, तो इसका सही जवाब था उपरोक्त सभी। इसका सही जवाब था, क्योंकि ये सामान्यतः कपड़े पे बनाई जाती है, भगवान कृष्ण की लीलाओं को इसके ऊपर उकेरा जाता है, और ये मंदिरों के पीछे की जो दीवार होती है उस पे होती है, इसलिए इसको कहा जाता है पिछवाई कला। उसके बाद यदि हम चर्चा करें, दूसरा क्वेश्चन है, हाल ही में कृषि एवं पशुपालन मंत्री के द्वारा पशुओं में 100% कृत्रिम गर्भाधान तथा इनाफ ट्रेनिंग करने के निर्देश दिए गए हैं। इनाफ किस संस्था के द्वारा बनाया गया था, तो इनाफ की बात करें, ये राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड जिसका मुख्यालय आनंद गुजरात में है, इसके द्वारा इनाफ बनाया गया था। तीसरा क्वेश्चन था, हाल ही में राज्य सरकार द्वारा किस जिले को पूर्णतः ई लर्निंग जिला बनाने की घोषणा की गई है, और वो जिला कौन सा आता है, सीकर। किस जिले को, सीकर को घोषणा की गई है। एक आ जाता है कि हाल ही में राज्य सरकार द्वारा किस विभाग को पूर्णतः पेपरलेस और कैशलेस कर दिया गया, तो राजस्थान का जो परिवहन विभाग है इसे पूर्णतः पेपरलेस और कैशलेस कर दिया गया है, और इसके लिए मुख्य जो ऐप आता है उसका नाम है सारथी 4.0। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा शांति व अहिंसा विभाग का गठन की बात की गई, और वो राज्य आ जाता है राजस्थान। यहाँ पर शांति अहिंसा विभाग की स्थापना की जाएगी, और इसके तहत विभिन्न विद्यालय और जो कॉलेज हैं वहाँ पर महात्मा गांधी वाचनालयों की स्थापना, या ये कहें कि वहाँ पर लाइब्रेरी बनाई जाएंगी। उसके बाद छठा क्वेश्चन था, राज्य में सितंबर 2019 को किस जिले में आभानेरी महोत्सव मनाया गया, और आभानेरी महोत्सव की बात करें दौसा में था, और इस आभानेरी की चांद बावड़ी बड़ी फेमस है जिसमें 3500 सीढ़ियां थी, 9वीं शताब्दी में जिसका निर्माण हुआ था। सातवां क्वेश्चन था, राज्य की किस ग्राम पंचायत को चाइल्ड फ्रेंडली ग्राम पंचायत अवार्ड 2020 दिया गया, और वो आ जाती है सुनारा टोंक। ये राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के ऊपर दी जाती है, 24 अप्रैल को दी गई थी, और राष्ट्रीय जो पंचायती राज दिवस है इसकी शुरुआत हुई थी वर्ष 2010 से। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन था, हाल ही में राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की पुस्तक में महाराणा प्रताप से संबंधित तथ्य चर्चा का विषय रहे हैं। तो महाराणा प्रताप की अंतिम राजधानी कौन सी थी, तो अंतिम राजधानी किसे बनाया गया था, चावंड को उसने अपनी अंतिम राजधानी बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन था, 9वें नंबर की बात करें, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश दलबीर भंडारी का संबंध राजस्थान के किस जिले से है। हाँ जी, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में दलबीर भंडारी जी दूसरी बार न्यायाधीश के रूप में मनोनीत हुए हैं, और इनका संबंध आता है जोधपुर से, और वर्तमान में इनका जो कार्यकाल है वर्ष 2018 से लेकर के 27 तक इनका कार्यकाल है। और लास्ट क्वेश्चन था, हाल ही में राजस्थान में नया मोटर व्हीकल एक्ट लागू किया गया है। इस एक्ट को लोकसभा के द्वारा कब पारित किया गया, और यह पारित किया गया था 23 जुलाई 2019 को, और 1 सितंबर 2019 को ये पूरे देश में लागू हो गया था। तो उम्मीद कर रहा हूँ आज का जो जिला दर्शन है वो अच्छा लगा होगा। पूरे झुंझुनू की यात्रा की होगी कि कहाँ पर कौन से धार्मिक स्थल हैं, कौन महत्वपूर्ण व्यक्ति विशेष है। अब मिलते हैं मंडे को नए टॉपिक के साथ, और वो होगा राजस्थान बजट
2020-21 पे हम लोग चर्चा करेंगे, क्योंकि इन दिनों एग्जाम की बात करें, जो एग्जाम आने वाली है वहां पर 100% इस आर्थिक समीक्षा और बजट से क्वेश्चन आता है। आर्थिक समीक्षा पर हम लोग चर्चा कर चुके थे, अब हम चर्चा करेंगे किसके ऊपर? राजस्थान का बजट 2020-21 के ऊपर। मिलते हैं अब मंडे को, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया मेरे दोस्तों। सब्सक्राइब करें उत्कर्ष के YouTube चैनल को और लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करें अब घर बैठे, तो जुड़े रहें उत्कर्ष के YouTube चैनल के साथ। अब पढ़ो कहीं भी कभी भी।